हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GDS BPM में। इस वीडियो में हम बात करेंगे GDS ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की। GDS की नई भर्ती जो 2024 में होनी है वो जल्दी ही शुरू होने वाली है और यही उसका एक नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नियमों में बदलाव हुआ है उसके बारे में, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो आप कोई गलती ना करें। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिएगा तो वो पहले से ही बनवा लें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैनल स्पेशली GDS से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ होती है वो आपको तक पहुंचाता रहता है, तो आप चैनल से जुड़े रहें। तो सबसे पहले देखते हैं वो लेटर जो कि जारी हुआ है 18 जनवरी को। ये लेटर जारी किया गया है डाक विभाग के डायरेक्टरेट की तरफ से। तो इस लेटर में ये साफ साफ लिखा गया है कि 2023 में डिपार्टमेंट ने 2 रेगुलर शेड्यूल जो है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट या GDS भर्ती के चलाए थे, 1 जनवरी 2023 में और 1 जुलाई 2023 में। इसके अलावा एक स्पेशल साइकिल जो है वो मई 2023 में GDS की एंगेजमेंट्स के लिए BO में चलाया गया था, जो कि अनबैंक्ड विलेज से, जहां पर कोई भी बैंक नहीं था। GDS की नई भर्ती के अलावा डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र के लिए भी एक पॉलिसी रखी हुई है। GDS का ट्रांसफ़र का साइकिल हर एक क्वार्टर में एक बार ज़रूर किया जाता है। अभी तक 4 साइकिल्स जो है वो हो चुके हैं। नवंबर 2022 से ये डिपार्टमेंट ऑलरेडी 4 साइकिल्स में ट्रांसफ़र कर चुका है। अगर आप पहले ही भर्ती हो चुके हैं और ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे, और दिसंबर 2023 में तो जो ये लास्ट ऑप्शन अभी दिया गया है उसमें भी जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, जिसको जो वैकेंसी जो क्रिएट होती हैं जब कोई GDS ट्रांसफ़र ले लेता है, वो भी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है दिया गया था। जून 2023 का जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र का साइकिल था उसमें जो है ये एग्जम्पशन दी गई थी कि आप ट्रांसफ़र जो है वो टेंटेटिव वैकेंसीज़ के अगेंस्ट नहीं ले सकते, बिकॉज़ जुलाई 2023 में ही जो ऑनलाइन एंगेजमेंट थी उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। इतने सारे प्रोसेस जब एक साथ हुए तो विभाग के कर्मचारियों को भी दिक्कत हुई और कैंडिडेट्स को भी दिक्कत हुई। तो 2024 की भर्ती से पहले इन्हीं नियमों में कुछ बदलाव किया जा रहा है ताकि विभाग के कर्मचारियों को दिक्कत ना हो और जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला है कि 1 साल में कितने शेड्यूल जो है वो ऑनलाइन एंगेजमेंट के लिए जाएँ। तो अगर एक शेड्यूल होगा तो वो ईयरली बेसिस पर होगा, और अगर ईयरली बेसिस पर बात करें तो वो 2 शेड्यूल होंगे कि आप साल में 2 बार जो है रिक्रूटमेंट का फ़ायदा ले सकेंगे। ऑप्शन है कैंडिडेचर एक्सेप्टेंस का। अगर प्रोविजनली कोई कैंडिडेट की जो एक्सेप्टेंस होती है वो सिर्फ इस बेसिस पे रिजेक्ट करा जा रहा था कि उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी उसमें माइनर सी स्पेलिंग मिस्टेक थी कि ए का आई लिख दिया गया और ई का ए लिख दिया गया, चाहे वो कैंडिडेट का नाम था या फादर या मदर का नाम था। तो अगर ऐसी कोई गलती हो जाती थी तो वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाता था फॉर्म। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। विभाग इस नियम में भी चेंज करने वाला है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, अगर उसमें ये माइनर सी मिस्टेक हो जाती है तो वो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बाद में जब आपके सर्टिफिकेट चेक होंगे तो उसमें ये देखा जाएगा कि वो माइनर सी मिस्टेक क्या ब्लंडर मिस्टेक थी या एक छोटी सी मिस्टेक थी। तीसरा जो बड़ा बदलाव होने वाला है वो रिलेटेड है कि जितने भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में होते थे उनके लिए कोई भी प्रोविज़न पहले नहीं था। तो इसमें ये ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाता है और वो आगे फर्दर कोई प्रोसेस नहीं कराता, फॉर एग्जांपल रिजाइन दे देता है या फिर ट्रेनिंग नहीं करता या फिर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करता, तो उसी करंट साइकिल में, जिस साइकिल में वो रिक्रूटमेंट चल रही है, उससे अगले वाला कैंडिडेट जो भी होगा उसको शॉर्टलिस्ट करके उसको उस वैकेंसी के अगेंस्ट कंसीडर किया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कोई कैंडिडेट ऐसा कर देता था कि वो ट्रेनिंग कंप्लीट ना करे या किसी भी स्टेप पर वो छोड़ दे, तो फिर उसके बाद उससे अगला कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में होता था उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता था। वो फिर वैकेंसी नेक्स्ट भर्ती पर ही जाकर कंप्लीट की जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आप सबके लिए हो जाएगी। अगर आप डाक विभाग में GDS के पद पर कार्य करना चाहते हो तो ये चीज़ बहुत ही सही होगी कि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिक्रूटमेंट मिल जाए और आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। चौथे बदलाव की बात करें तो वो है कि आपको लोकल लैंग्वेज में स्टडी करना कंपलसरी हो गया है। एटलीस्ट सेकेंडरी स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड तक आप जिस भी स्टेट में वैकेंसी फिल करते हैं
तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है आपको या तो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना ज़रूरी है, चाहे वो आपने सेम ईयर में पढ़ा हो या फिर उसके बाद किसी और ईयर में आपने वो चीज़ पढ़ रखी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्टेट की वैकेंसी फिल कर रहे हैं, स्पेशली फॉर हरियाणा कैंडिडेट्स जो कि कोरोना के काल में पास हुए हैं, जिनके मार्क्स काफ़ी हाई हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट की वैकेंसी फिल करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो उस शेड्यूल में दी गई हो, बिकॉज़ अगर आप वो लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपकी रिक्रूटमेंट खारिज हो जाएगी। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो आपने 10th में लैंग्वेज पढ़ी है वो जो GDS की वैकेंसी के टाइम पे जो नोटिफिकेशन आता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए वो नोटिफिकेशन जिसमें वो लैंग्वेजेस जो है वो लिखी होती हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज जो है आपको पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ सिलेक्ट हो सकते हो। 5th पॉइंट जो है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से दिया गया है कि कोई भी GDS वैकेंसी जो है वो अनफिल्ड जो है ना रहे, मतलब उसको हम बहुत ही कम कर दें ताकि सभी GDS को नौकरी मिल सके जो भी अप्लाई कर रहे हैं। 6 नंबर पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है वो है कि आपको अप्लाई करते हुए एक ID प्रूफ जो है वो अपलोड करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो ID प्रूफ में आपका नाम की स्पेलिंग, फादर नेम या मदर नेम की स्पेलिंग है, सेम वही स्पेलिंग जो है आपके वो 10th के सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको दिक्कत आती है बाद में। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप ID प्रूफ अपलोड करोगे वो सेम उसके हिसाब से होना चाहिए जो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है। अभी तक जो रिक्रूटमेंट होती थी उसमें कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट या प्रोसेस नहीं था। अब की बार ये प्रोसेस भी स्टार्ट किया जाएगा जिसमें आपको एक आधार कार्ड या कोई और ID प्रूफ अपलोड करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बदलाव होने वाला है वो है SC ST और OBC के सर्टिफिकेट के लिए। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट जो है वो थोड़ा अलग होता है स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट से, तो इसलिए जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करते हो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही सबमिट करना चाहिए। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि जब कैंडिडेट रिपोर्टिंग के लिए पहुंचते हैं तो उनके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो लास्ट डेट जो है उसकी वो गलत होती है। तो इसके लिए भी पहले कैंडिडेचर बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता था कि जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अब ऐसा नहीं होगा। अब शायद कैंडिडेट्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप इतने टाइम में वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की प्रक्रिया सरल हो सके और कंप्लीट हो सके, कैंडिडेट को भी कोई दिक्कत ना हो और कर्मचारी जो डाक विभाग के हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इससे डिले ना हो, जल्दी से जल्दी ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो ख़त्म किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी जब भी आप फॉर्म भरने लगोगे या डाक विभाग की रूलिंग के बारे में देखोगे जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।